प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी जरूरी। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अगले COP33 की मेजबानी करने का दिया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। कई वैश्विक नेताओं से भी मिले पीएम। संबंधों को और मजबूत करने के लिए जताई प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और नई तकनीक के प्रयोग पर जोर का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। हर स्थिति में सीमा की सुरक्षा के लिए तत्परता के लिए की बीएसएफ की सराहना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच रायपुर में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के इरादे बुलंद। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात पीएम की यूएई यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 के उच्च स्तरीय खंड के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इससे जुड़े कई लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिए हैं। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया से साथ आने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए दुनिया के पास समय बहुत कम है। पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी।
इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है, इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव। हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर कर ही दिखाएगा। वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 के मंच से ग्रीन क्रेडिट पहल का भी आह्वान किया। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूपरेखा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने COP33 की मेजबानी का भी प्रस्ताव रखा। भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। और COP28 सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत बताई। COP28 सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान महासचिव ने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने पर जोर दिया। We cannot save a burning planet via fire hose of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5-degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. Not reduce, not abate, phase out with a clear time frame aligned with 1.5 degrees. और वहीं COP28 के उद्घाटन सत्र के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने $30 बिलियन के एक जलवायु कोष की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुनिया को चुनौती से निपटने के लिए एक साथ आना होगा। When we committed to hosting COP28, we pledged to bring the world together to unite, work and deliver. We are finding practical ways to accelerate the world's transition to low-emission growth economy. The lack of readily available and affordable climate finance has long been one of the biggest obstacles in advancing climate action globally. Therefore, I am pleased to announce the establishment of a $30 billion fund Once again, I am pleased to announce the establishment of a $30 billion fund for global climate solutions. आगे दिखाएंगे कुछ और वहीं की खबरें, यानी COP28 से जुड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन और अब बात हम कर रहे हैं COP28 से जुड़ी खबरों की, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। COP28 सम्मेलन से इतर हुई इस मुलाकात में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला बिन हुसैन से भी दुबई में मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की तस्वीर को साझा करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों की गहरी दोस्ती का जिक्र किया। पीएम ने लिखा कि हम अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से भी मुलाकात की। पीएम ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से दुबई में मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि विभिन्न मुद्दों पर उनका दूरदर्शी नेतृत्व वास्तव में सराहनीय है। और प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट से दुबई में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन के शासक हमाद बिन ईसा अल खलीफा से भी दुबई में मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारत बहरीन के साथ मजबूत और स्थायी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी दुबई में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया और इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं आगमन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी पीएम का अभिनंदन किया। और COP28 सम्मेलन के दौरान मेहमानों ने ग्रुप फैमिली फोटो में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल हैं। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों और उच्च प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और अब आज की कुछ और बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का भी उन्होंने उद्घाटन किया। और राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विशेष आभरण, टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान की कई महिला विद्यार्थियों ने सेना के चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि AFMC से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि AFMC की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल
पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। आज की एक और बड़ी खबर, बीएसएफ आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 59वें बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। हर प्रहरी मना रहा है और इस समय बल का पूरी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं ये सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ जवान अपने सभी त्योहार सीमावर्ती एवं दुर्गम स्थानों में मनाते हैं। बीएसएफ जवानों का ये बलिदान देश को सुरक्षित रखता है। मुझे मालूम है आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट पर कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के वित्त मंत्रालय ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुदान सहायता और विभिन्न ऋण श्रृंखलाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में भारत और नेपाल के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सिलक्यारा सुरंग हादसे में केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने किस तरह से बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कर श्रमवीरों को बाहर निकाला, इसी विषय पर डीडी न्यूज संवाददाता ओपी यादव ने खास बात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपके सार्थक प्रयास रंग लाए। आपने लगातार वहां मुख्यमंत्री कार्यालय की तरह काम किया और ये जो मेहनत है रंग लाई। आज ये सभी श्रमवीर हमारे सामने हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने भी, एक एक व्यक्ति ने जिसने भी इस पूरे अभियान में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग किया है और कहीं न कहीं इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें भारत सरकार की सभी एजेंसियां हैं, राज्य सरकार की एजेंसियां हैं। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस अभियान को सफल बनाया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में और प्रत्येक दिन का जिस प्रकार से उन्होंने हमसे अपडेट लिया, हम सबका उत्साहवर्धन किया और उनके परिजनों की चिंता करी, उनके जो हमारे मजदूर भाई सुरंग के अंदर थे उनकी चिंता करी और जो भी मशीनरी की जरूरत पड़ी, उपकरणों की जरूरत पड़ी, वो सारे उपकरण, वो सारी मशीनें उपलब्ध हुई जिसकी रेस्क्यू में आवश्यकता थी। आपने लगातार इन श्रमवीरों से सतत संवाद किया और उनका उत्साह और मनोवर्धन बढ़ा। जब हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी से हमारी जब बात हो रही थी, हमें पूरा विश्वास था कि हम बाहर निकलेंगे। तो ये कितना जरूरी था इस तरह के मनोवैज्ञानिक के मनोबल? ये अभियान बहुत कठिन अभियान था और कई बार ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल मंजिल के पास पहुंच गए हैं और फिर मंजिल के पास पहुंचते ही एकदम से नीचे आते थे। बहुत चुनौतीपूर्ण थी हम लोगों के लिए। ऐसे समय में उनके परिजन और जो श्रमिक भाई अंदर थे, उनसे जब हमने संवाद किया तो उन्होंने भी हमको हौसला दिया। जब ये बाहर निकले थे, आपने इनको धन्यवाद दिया, गले लगाया। इनकी आंखों के जो आंसू थे वो एक तरह से बता रहे थे कि आप जितना नेक काम हमारे लिए किए उतना कभी शायद उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तो ये इस तरह की जो संवेदनाएं कितना मैसेज देती है आज के राजनीतिक परिदृश्य में समाज को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको काम दिया था एक, कि किसी भी तरीके से सभी मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकालना है, सुरक्षित बाहर निकालना है। तो मुझे खुशी है कि ये काम पूरा हुआ। दिवाली मनाई जा रही है, निश्चित तौर पे ये जो रोशनी कहीं न कहीं पूरे समाज और राष्ट्र को एक संदेश देगी कि एक सामान्य मजदूर, देश का जो कर्मवीर है, उसका मुख्यमंत्री आवास में सम्मान हो रहा है। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना इनका आतिथ्य सत्कार होगा। वो परेशानी में थे, उन्होंने दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाने वाले थे। बहुत सारे लोग दिवाली नहीं मना पाए। उत्तराखंड के लोग इगास पर्व ठीक से उस दिन जो लोग मनाना चाहते थे नहीं मना पाए थे और सब लोग हमारे भाई, श्रमिक भाई, उनके परिजन इसमें शामिल हो गए। तो ये बड़ी दिवाली है हम लोगों के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका मानना कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सतत प्रयासों से न केवल इस अभियान को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए, बल्कि इन श्रमवीरों को समय पर बाहर निकालकर इस ऑपरेशन को सकुशल पूरा भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, देहरादून। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाए गए उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिकों से लखनऊ में मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से बातचीत भी की। 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिकों ने सरकार और प्रशासन के प्रयासों के प्रति अपना आभार जताया। मोदी जी से भी आपकी बात हुई निकलने के बाद, योगी जी से भी आज मुलाकात करके आ रहे हैं। कैसा लगता था वहाँ पे? जो है कह रहे हैं कि सरकार भी आपके लिए दिन रात खड़ी है, पूरे देशवासी भी दुआ कर रहे हैं। नया जीवन मिल गया है और बहुत खुश हैं। योगी जी से भी मिलकर बहुत सपना था हमारा कि इनसे मिल लेंगे, जिंदगी में कभी भी मिलेंगे या नहीं, फिर मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा मतलब फील होता था उन 17 दिनों में? जब पहले दिन घटना घटित हुई थी तब से लेकर उन 17 दिन कैसे कैसे मन में ख्याल रहे, कैसे साथ मिला दोस्तों का? मन में ख्याल तो अच्छे रहे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो 41 आदमी थे जो अंदर फंसे, और सब एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। हम लोगों को कोई भी घबराता नहीं था, किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। आपस में बैठे रहे, वहीं पे विचार करते रहे कि चलो कोई बाहर से अगर सुनेगा तो सेफली निकलेंगे। अभी होगा काम, वो चल रहा है बाहर। अशोक, क्या कुछ बताओ, उन 17 दिनों की कुछ खास बात है जो कभी ना भूलो? सर, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्या वही प्रशासन सारा चीज किए हैं,
व्यवस्था निकालने के लिए। जिंदगी से जंग जीती है उन्होंने और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। इन्हें संतोष है, इन्हें खुशी है कि सरकार ने इनका पल पल पे साथ दिया। देशवासियों की प्रार्थनाएं इनके साथ थी। इनके नए जीवन की शुरुआत हुई है। रामजी वाजपेयी और दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले को पलटते हुए कन्नूर यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को खारिज कर दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में बाहरी दबाव के चलते कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास ही कुलपति की नियुक्ति का अधिकार है। केरल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच शक्तियों के विभाजन पर कई महीनों से चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया। केरल सरकार ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गोपीनाथ रविंद्रन को दोबारा पद पर नियुक्त करने का फैसला किया था। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य ने अदालत का रुख किया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा, कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 स्पष्ट कहता है कि चांसलर के तौर पर केवल राज्यपाल ही कुलपति की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हैं। कन्नूर के मामले में भले ही नियुक्ति की अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी की गई, लेकिन ये साफ है कि निर्णय में राज्य सरकार का गैर वाजिब दखल था। नियुक्ति में बाहरी व्यक्तियों का दखल पूरी प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध ठहराने के लिए काफी है। फैसले के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि केरल सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही कन्नूर यूनिवर्सिटी चांसलर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी किए जाने पर आपत्ति थी, लेकिन उनकी सलाह और आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। I wrote a letter to the Chief Minister saying that what you have made me do is illegal and you will keep bringing this pressure on me in other matters also. Therefore, I have decided to request you to make some alternative arrangements. I do not want to continue as Chancellor because if I continue as Chancellor, again you will ask me to do something illegal. इससे पहले भी राज्यपाल कई बार राज्य सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति मामले में फैसला उनके आरोपों की पुष्टि करता है। पहले भी कई ऐसे विधेयक लाए गए हैं जो संसद और राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। यही वजह है कि उन्हें निर्णय के लिए 7 विधेयक राष्ट्रपति को भेजने पड़े। Governor is the appointing authority which they want to take away through these bills. Actually, what these bills, which I have referred to the President, what is the purpose of these bills? What happened in the case of the Kannur University? They want to institutionalize it. केरल सरकार विधेयकों को लंबित रखे जाने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच कन्नूर यूनिवर्सिटी के फैसले ने साफ कर दिया है कि केवल राजनीतिक कारणों से राज्यपाल के अधिकारों की अनदेखी कर किए गए फैसले अदालत में नहीं टिक सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो केरल सरकार को यह बड़ा झटका लगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।